वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उसमें और वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, तो उसमें आज हम लोग सूर्य के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जो लास्ट क्लास तक समाप्त हो चुका है। जहां से इसमें हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में संबंध हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सौर वर्ष के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में आप लोग सौर परिभ्रमण, सौर कलंक, सौर पवन, ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। इस डायग्राम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आपको युक्ति से जुड़ना है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति इसको सपोर्ट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस बार कोड से भी स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो युक्ति इसको विजिट कर सकते हैं, live.ukis.in पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा। तो बाईलिंगुअल है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोनों, पीटी प्लस मेंस दोनों चीज़ों को लेकर कवर किया गया है। और ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, इसका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी बैच चल रहा है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी यूपी पीसीएस 2023 और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चलता है, उसे भी आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और 69 बीपीएससी टारगेट बैच चल रहा है, उसका भी आप लोग लाभ लीजिए। जीएस कैप्सूल सीरीज है, इसका लाभ ले सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग है, उस पर उससे संबंधित चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। देखिए, कल लास्ट क्लास में जो कवर किया गया था, उस पर हम लोग एक दफ़ा नज़र डालेंगे। आंतरिक संरचना के बारे में मैंने पूरी तरह आप लोगों को कवर किया था, जिसमें आपका कोर क्या होता है, इसका रिलेटिव जोन क्या होता है, कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को कॉर्नल होल क्या होता है, फोटोस्फीयर क्या होता है, सभी पर, क्रोमोस्फीयर क्या होता है, सभी पर चर्चा की जा चुकी है। उम्मीद करता हूँ लास्ट क्लास आप लोग देखे होंगे, इसका लाभ लिए होंगे। सौर वर्ष के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे और उसके संदर्भ को देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सौर परिभ्रमण क्या होता है, उससे संबंधित चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो भी अगर प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप चीज़ों को सॉल्व करा सकते हैं। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो देखिए, सौर परिक्रमण की चर्चा जब भी की जाएगी तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सोलर रोटेशन क्या होता है, उससे संबंधित। जैसे हम लोग पृथ्वी हमारा रोटेशन करता है, वैसे यह भी रोटेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ों को संदर्भ में। जैसे सूर्य अपने है ना, सूर्य क्या करता है, सूर्य अपने अक्ष पर, जैसे अक्ष पृथ्वी का अक्ष है ना, वैसे भी सूर्य का भी अपना अक्ष है। उस अक्ष पर जैसे पृथ्वी का अक्ष है नॉर्थ और साउथ पोल है ना, वैसे ही पृथ्वी सूर्य का भी नॉर्थ पोल हम लोग आभासी उसे माने हुए हैं, या आभासी तौर पर इसे नॉर्थ और साउथ पोल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या करता है अपने अक्ष पर, क्या करता है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व, ठीक ना, पश्चिम से पूर्व अपना घूर्णन करता है। जैसे आपको दिख रहे होंगे, पश्चिम से पूर्व जा रहा है, रोटेशन कर रहा है, पश्चिम से पूर्व रोटेशन कर रहा है, आप देख रहे होंगे डायग्राम में भी। और यहाँ भी रोटेशन देखिएगा, डायग्राम में आपको दिया हुआ है। पश्चिम से पूर्व क्या करता है, घूर्णन करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सौर परिक्रमण बोला जाए, सौर परिभ्रमण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, परिभ्रमण बोला जाता है, या सौर आपको रोटेशन बोलते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसकी देखिए, अब ये जो है ना, सभी जगह इसका सौर जो सूर्य का है ना रोटेशन, अगर इसका मध्य भाग पर अलग होगा, उससे हम लोग ऊपर जाते तो भी अलग होगा। इसके हर पॉइंट पे इसका रोटेशन पैटर्न है ना, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पोलर जो रेंगल होगा 36 डेज पीरियड होगा। उसके बाद आपको 6 डिग्री पीरियड पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर 66 डिग्री इस पूरे सूर्य का, जहाँ 60 डिग्री आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आता है, तो इसका कितना घूर्णन होगा, 30.9 डिग्री आपको आपको इसका घूर्णन काल होगा। अब इक्वेटर, इसका जो सूर्य का इक्वेटर जो दो भागों में जिसे हम लोग बांटेंगे, उस रेखा पर इसका 25.6 डे के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर और भी अलग अलग रेखाओं का निर्माण किया गया है। जैसे हम लोग इक्वेटर, अगर पृथ्वी को मान लिया जाए, पृथ्वी के जो जिस तरह हम लोग पृथ्वी को बांटते हैं, जैसे बांटते हैं ना, पृथ्वी को मान लीजिए 0 डिग्री बांटते हैं, फिर 23.5 डिग्री बांटते हैं, फिर आपको 45 डिग्री, फिर 66 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरह कवर विभिन्न रेखाओं में बांटते हैं। अगर इसी को आधार मान लिया जाए फिर सूर्य के संदर्भ में, डिग्री को संदर्भ में, तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही चित्र बनेगा जैसे आपको आभासी
वर्गीकरण पृथ्वी के संदर्भ में किया गया। तो सेम पैटर्न समझिएगा, इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग जाएंगे दूरियां बढ़ती जाएगी, जैसे हम लोग पृथ्वी पे भी देखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 25 डे है, 26 डे है, 28 डे है, 31, 35 डे, ऐसे आपको परिभ्रमण काल रोटेशनल वेव देखेगा। तो अब इसके आगे हम लोग को क्या देखना है, इसके अतिरिक्त हम लोग को क्या चर्चा करना है इसके अंदर संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा जो सूर्य का भूमध्य रेखीय जो भूमध्य है रेखा, हम लोग जिसे आभासी तौर पर सब ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा क्षेत्र जो है, भूमध्य क्षेत्र जो होगा, बीच का क्षेत्र जिसे दो भागों में सूर्य को बांट रहा होगा, उस रेखा को ध्यान रखिएगा, उस रेखा पर इसकी परिभ्रमण गति क्या, घूर्णन क्या होगी, आपको 24.47 दिन होगा, ठीक है ना, डे होगा। ये अप्रोक्स आपको याद रखना है, अप्रोक्स यहाँ पर 25 दिन, क्योंकि 7 डे तो होगा नहीं, 47, इसको हम लोग अप्रोक्स मान लिए 25 डे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से क्लियर, कोई दिक्कत। अब याद रखिएगा एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट करके याद रखना है, क्या नोट याद रखना है कि सूर्य है ना, सूर्य निम्न अक्षांशों पर क्या करता है, सर्वाधिक तीव्र रहेगा, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। याद रखिए नोट करके सब, जैसे आपको यहाँ 0 डिग्री सर्वाधिक तीव्र, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसका स्पीड है ना कम हो जाएगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब याद रखिएगा इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ से क्या और भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो सूर्य का वर्गीकरण किया गया था, आप वर्गीकरण के पार्ट को देख लीजिएगा, जिसमें आपको प्रकाश मंडल, सहवनीय मेखला और विकिरण मेखला जो उसकी घूर्णन गति में अंतर होता है, हर स्तर पर अलग अलग हो जाता है। जैसे हम लोग प्रकाश मंडल की बात करते हैं, वहाँ पर अंतर होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट है सहवनीय मेखला होगा, वहाँ पर अंतर पड़ जाएगा। और उसके बाद आपको उसके बाद लास्ट में विकिरण मेखला जो है, वहाँ भी अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए तीन जगह समान नहीं होगा, अंतर देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और नेक्स्ट इसके अतिरिक्त याद क्या रखना है, सूर्य अपने अक्ष पर क्या होगा, सूर्य अपने अक्ष पर क्या है, 7.25 डिग्री, याद रखिएगा, का कोण बनाता है। याद रखिएगा कोण कितना डिग्री का बनाता है, आपको 7.25 डिग्री, देख रहे होंगे। नॉर्थ और साउथ हम इसे मान लेते हैं, नॉर्थ और साउथ ये पोल है, तो इसका अक्षांश आपको देखिएगा ऐसे आपको देखने को मिल रहा होगा ना, यहाँ पर केवल इस बीच की दूरी कितना है, 7.25 डिग्री कोण आपको एक्सिस पर देखने को मिल जाएगा। ये आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे अच्छे तरीके से कवर करना है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो आगे मैं बढ़ूंगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा कोई प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग सौर कलंक स्पॉट के बारे में, सन स्पॉट के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने जब सूर्य का परत का मैं वर्गीकरण कर रहा था, उसी समय इसे क्लियर किया था, फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पेशली आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, सौर विकिरण के संदर्भ में याद रखिएगा, सबसे पहले जहाँ क्या होता है, जहाँ का तापमान क्या होता है, तापमान चतुर्देशिक प्रदेश, मैं अभी बता रहा हूँ क्या, की तुलना में क्या होगा, तुलना में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। अर्थात इसके आस सूर्य के चारों तरफ मान लीजिए प्रदेश जितना है, प्रकाश चारों तरफ हो रहा है, किसी खास पॉइंट पर मान लीजिए ब्लॉक स्पॉट है, तो सबसे पहले इसे यह समझिएगा यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए क्या हुआ है, यह स्पॉट चारों ओर प्रकाशमान क्षेत्र है, उसमें बीच में ऐसा एक पार्ट है जहाँ पर इसके आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान है। इसको हम परिभाषिक तौर पर इसी संदर्भ में देखते हैं, या तो सिंपल से तरीकों में अगर पूछा जाए, मैंने आप लोग को बताया था सौर कलंक को इस रूप में भी जानते हैं, जहां पर जो प्रकाश के रंग है ना, प्रकाश का रंग का पूर्णतः क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। प्रकाश का जब अवशोषण हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, केवल काला रंग बचता है। आप प्रिज्म में भी आप पढ़ते होंगे, या तो बहुत जगह पढ़ते भी होंगे,
काला रंग शेष बचता है। जब सभी प्रकाशों का अवशेषण हो जाता है तो काला रंग की उत्पत्ति होती है या काला रंग का निर्माण होता है। तो उसी संदर्भ में काला स्पॉट आप सन स्पॉट को भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर क्या करना है, अब यह कलंक सूर्य के कहाँ से कहाँ होगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ों को। कैसे, चलिए थोड़ा सा स्लाइड को खाली कर दूं मैं, उसके बाद चीज़ों को कवर करूँगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह कलंक जो भी होगा, सौर कलंक जो होगा ना, कहाँ होगा, तो याद रखिएगा डिग्री आप लोग 5 से लेकर 40 डिग्री, है ना, उत्तरी से लेकर उत्तरी और क्या करेगा, आपको दक्षिणी अक्षांशों के बीच होगा, दक्षिणी अक्षांशों के बीच होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको यहाँ से प्रश्न पूछ देगा, मध्य उत्पन्न होगा, इसी के मध्य उत्पन्न होगा। तो अब हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। तो देखिए 40 डिग्री से आपको 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से 5 डिग्री तो कुछ नहीं होगा, ठीक ना। 5 से लेकर 40 डिग्री तक आपको 40 डिग्री तक क्या होगा, स्पॉट होगा। यहाँ पे 5 डिग्री हटा दीजिए और 5 से 40 डिग्री तक के बीच में देखिए स्पॉट आपको नजर आ रहा होगा, स्पॉट नजर आ रहा होगा क्षेत्र, है ना, स्पॉट नजर आ रहा होगा क्षेत्र। ये अगर इसको सबसे पहले याद रखना है तो इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर दो टर्मोलॉजी यूज़ किया जाता है, अम्ब्रा यूज़ किया जाता है, अर्थात UMBRA, इसे टर्मोलॉजी को याद रखना है। जब सौर कलंक की चर्चा होगी तो अम्ब्रा शब्द का यूज करेगा। तो यह क्या होता है, यह आंतरिक क्षेत्र होता है, आंतरिक काला भाग होगा, काला भाग होगा। और उसके बाद पेनब्रा याद रखिएगा, पेनब्रा याद रखिएगा। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो PENUMBRA, पेम्ब्रा याद रखिएगा, पेम्ब्रा इसको बोला जाता है। यह क्या होता है, यह आपको चारों तरफ स्थित जो होगा, चारों तरफ स्थित क्षेत्र जो होगा अपेक्षाकृत क्या होगा, अपेक्षाकृत कम काला भाग होगा, कम काला भाग होगा। पर यह दोनों काला ही भाग है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछ दे अम्ब्रा और पेम्ब्रा क्या होता है, तो दोनों ही सौर कलंक का काला भाग है, जो है ना। आपको इस संदर्भ में एक अम्ब्रा जो होगा सबसे अधिक आंतरिक भाग हो, जो सबसे काला होगा, अर्थात इसको हम जूम करके देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, बाहर कुछ लालिमा है, थोड़ा काला है, पर पूरा पूर्णतः काला नहीं, पर आंतरिक जो है, आंतरिक पार्ट है वो आपको पूरा तरह काला है। तो ध्यान रखिएगा अम्ब्रा और पेम्ब्रा। अब याद रखिएगा दो आपको नॉर्थ और जो साउथ पोल है, आपको इस नॉर्थ और साउथ के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। अगर कहीं दो ब्लैक स्पॉट अगर सूर्य के वातावरण में मिलेगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अब याद रखिएगा यह है ना, दो या दो से अधिक, अर्थात 2 से लेकर 20 के आसपास क्या करते हैं, समुदाय में उत्पन्न होंगे, एक साथ उत्पन्न होगा। क्योंकि देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का यह उत्पन्न करता है, इसलिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कमजोर पार्ट कहीं होगा सूर्य पर, तो एक साथ से लेकर 2 से लेकर 20 तक का समुदाय में यह एक साथ झुंड में उत्पन्न होगा सौर कलंक में। ध्यान रखिएगा। परंतु इसको यह संख्या 100 से भी अधिक हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। पर अमूमन औसत की चर्चा की जाए तो 2 से 20 आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब इसका सौर कलंक का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा कार्यकाल के बारे में हम लोग बात करें इसके संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा कुछ घंटे या कुछ माह भी हो सकते हैं, कुछ घंटा भी होगा या कुछ माह भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पर इस एक खास टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में क्या देखने को मिलेगा, खास टर्मिनोलॉजी, यह सौर कलंक है ना, इसको औसत 11.1 वर्ष के समयान्तराल पर समय के अंतराल पर अमूमन यह घटना देखने को मिलता है। सौर कलंक का स्फोट जो होगा, सूर्य पर स्फोट जो होगा, अमूमन 11.1 वर्ष के समानांतराल के बीच में जरूर एक बार इस प्रकार की घटना आपको सूर्य के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अब इस संदर्भ को है ना,
इस जो घटना घटती है सौर कलंक का, अगर घटना घटती है 11 वर्ष में, तो इसे हम लोग अमूमन भाषा में क्या करते हैं, सौर कलंक सौर चक्र वर्ष भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, सौर चक्र की भी संज्ञा दी जाती है। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कुछ मिस मैच हो रहा है, नहीं समझ पा रहे, तो भी इसे हमें बताइएगा, समझाइएगा, तो हम लोग चीज़ों को उस तरीके से कवर करेंगे। अगर और भी क्लासेस जहाँ आप लोग किए हों उससे बेस्ट अगर आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाया जा रहा है, तो ज़रूर कमेंट करके कोऑपरेट कीजिए ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। अब एक याद रखिएगा, कुछ हालिया शोध हुए हैं इस पर, कुछ हालिया है ना सौर कलंक पर शोध हुआ है, उससे है ना कुछ निष्कर्ष निकाला गया। तो शोध क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। जो सौर कलंक होता है ना, अगर कभी कलंक घटित हो रहा है सूर्य पर 11.1 वर्ष के औसत समय अंतराल पर, तो ध्यान रखिएगा इस घटना के बाद है ना सूर्य के जलवायु पृथ्वी के जलवायु पर परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन देखने को मिलता है क्योंकि आप अप्रोक्स जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है, उसके बाद स्थितियाँ और भी उत्पन्न हो जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो जब परिवर्तन होगा दो चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या? एक तो याद रखना है क्या होगा आपको, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र जो होंगे, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, अमेरिका क्षेत्र जहाँ पर जेट स्ट्रीम धारा आप सुनते होंगे नाम, जेट स्ट्रीम का नाम सुनते होंगे। जेट स्ट्रीम की जो धारा है वो वायु प्रभावित होती है, प्रभावित करती है क्षेत्र, तो याद रखिएगा प्रभावित होती है। तो कौन सा? उत्तरी अमेरिका क्षेत्र का जेट स्ट्रीम वायु धारा प्रभावित होती है। अभी मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, जब जेट स्ट्रीम वायु धारा पढ़ाया जाएगा उस समय वायु धारा पेटियां क्या होती है पृथ्वी की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर अभी इतना याद रखना है, वैसे भी आप लोग को पता होगा, मुझे इस संदर्भ में निश्चित आभास है कि आप सभी को पता होगा ये बातें, पर फिलहाल ये ध्यान रखना भी उत्तरी अमेरिका कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जेट स्ट्रीम की धाराएं प्रभावित होती, तो वो प्रक्रिया प्रभावित होगी। दूसरा ध्यान रखिएगा, अब विषुवत रेखा के साथ याद रखिएगा, विषुवत रेखा के साथ ध्यान रखिएगा साथ। अब एल नीनो की प्रक्रिया जो होगी, एल नीनो याद रखिएगा, एल नीनो की प्रक्रिया प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। और आपको दो टर्मोलॉजी मानसून के समय में देखने को मिलता होगा, एल नीनो और अल नीनो, तो इसे भी प्रभावित करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछेगा? सौर कलंक की प्रक्रिया जब भी उत्पन्न होगी सूर्य पर तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको क्या होगा, एक जेट स्ट्रीम की जो धारा है उसको प्रभावित करेगा, विषुवत रेखा को भी प्रभावित करेगा, विषुवत रेखा जो घटनाएं होता है उसको भी प्रभावित करेगा, पर अल नीनो की प्रक्रिया है उसको भी प्रभावित करेगा। तो यह सौर कलंक के संदर्भ में चीजों को जानकारी में आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अतिरिक्त और भी क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त क्या होगा, आयन मंडल आप लोग सुनते होंगे नाम, आयन मंडल में थोड़ा सा हलचल होगा, उत्पन्न होगा आयन मंडल में, क्योंकि आयन मंडल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर भी जाना था, वहाँ पर बहुत से मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर चीज़ वहाँ पर हम लोग यूज़ करते, तो वो प्रभावित होगा। तो कुछ समय के लिए क्या होगा, जितने भी हम लोग टेक्निकल यूज़ करते हैं रेडियो किरण से ना, तो वहाँ पर प्रभावित होगा। जितना भी हम लोग मोबाइल गैजेट यूज़ करते हैं जहाँ आयन मंडल से प्रभावित होगा, तो ध्यान रखिएगा वो कुछ समय के लिए प्रभावित होगा। दूसरा याद रखना है, इसके अतिरिक्त क्या होगा, चुंबकीय तूफान उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय तूफान उत्पन्न होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यह उत्पन्न करेगा। तो क्या होगा, चुंबकीय फील्ड तूफान उत्पन्न होगा पृथ्वी पर, अर्थात उस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का डेवलप होगा। अब जितना भी रेडियो संचार उपग्रह है, रेडियो संचार उपग्रह है जिससे हम रेडियो संकेतक के तौर पर यूज करते हैं। अब रेडियो का मतलब रेडियो मत समझ लीजिएगा, रेडियो वेव जिसमें हम लोग यूज करते हैं, वो जितने भी संचार उपग्रह वो प्रभावित हो जाएगा। तो प्लेन से लेकर क्या आता है आपके मोबाइल के गैजेट तक भी उस संदर्भ में कुछ देर के लिए प्रभावित होती है। तो सौर कलंक को इतना ईजी में नहीं लेना है, छोटा घटना आपको जरूर नजर आएगा, पर यह पृथ्वी के लिए बहुत प्रभाव लाता है। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा। और यह स्लाइड अगर आपको समझ गए
तो पूरा प्रकृति की चीज़ों को समझ जाएगी, पृथ्वी पर कैसे जलवायु परिवर्तन होता है, क्यों इतना बार बार बात बोला जा रहा है कि क्या करना है, जलवायु परिवर्तन सभी चीज़ों को सही करना है। नहीं तो समस्या है ना, एक छोटी सी घटना जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर घट रहा है, छोटी सी घटना हमें इतना प्रभावित करती है। तो सोच के देखिए, अगर हम लोग अपने पृथ्वी को सही तरीके से नहीं रखें तो क्या क्या हो सकता है, सोच के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सौर पवन के बारे में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है सौर पवन। तो आपको यहाँ पर कुछ चित्र में समझ में आ रहा होगा देखने से, बहुत सा यहाँ पर ना तिरछा तिरछा कुछ कटा हुआ है ना, बहुत जगह देख रहे हैं, कोई टेढ़ा भी है ना, तिरछा तिरछा कटा हुआ है, कोई सीधी रेखा आपको नजर आ रही होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रहा है यह। और यह अगर नहीं रहे पृथ्वी पर ना, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी हमका कब का तबाह हो गया रहता, कब का जल भून के है ना इसका चूरमा निकल गया रहता। चूरमा आप समझते हैं ना, वो चूरमा हो जाता है। ये अगर ये नहीं रहता, जो यह चित्र आपको देख रहे हैं ना, वो अगर नहीं रहता तो ये पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो भारत इससे बाहर जो भी विकिरण आता है ना, उसे डाइवर्ट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर। ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जब पृथ्वी की संरचना, वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करूँगा। फिलहाल आपको यह याद रखना है सौर पवन के बारे में। तो याद रखिएगा, यह क्या होता है, आपको विद्युत तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखिएगा, चुंबकीय तरंग, तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगा, विकिरण के रूप में होगा, विकिरण के रूप में होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह कहाँ से उत्पन्न होगा, अतिरिक्त सूर्य के प्रोटॉन, याद रखिएगा, सूर्य सूर्य के प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के अवशोषित कण उत्सर्जित करते, क्या करते, अवशेषित कण, अर्थात चार्जेबल आपको कण है ना, उस विसर्जित करते या उत्सर्जित करते, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, उत्सर्जित या छोड़ते भी है, पर ये सब शब्द जरूर यूज कीजिएगा आप लोग, इससे थोड़ा सा मानक शब्द उपयोग होता है। अर्थात सौर पवन की जब भी चर्चा की जाएगी तो याद रखिएगा P प्लस ई का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सीधा सा एक लाइन में समझिए, बाकी कहानियां तो बहुत है, पर कभी भी सौर पवन के संदर्भ में पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये सूर्य से आने वाले प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण अर्थात पॉजिटिव कण होते हैं। इन्हीं से क्या होगा, आयन तथा इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में सौर पवन का निर्माण होता है। तो सौर पवन को हम अगर समझना चाहे तो देखिए, यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे धुंधला धुंधला निकलेगा ना, देख रहे हैं धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा, तो धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। तो यही बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आगे बढ़ता है। जो हमारे देख रहे हैं यहाँ पर आपको सौर विकिरण देख रहा होगा, आपको छोटा छोटा रेखा, जो हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो वायुमंडल का बाहर जो एक कैपलर वेव है, ध्यान रखिएगा, बेल्ट है जो है ना, इस वेव को ना डाइवर्ट कर देता है और इसे है ना हमारे पृथ्वी की सुरक्षा करता है। तो एक बेल्ट है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यही कोरोना का विस्तार है, कोरोना देख रहे हैं यहाँ उठ रहा है, कोरोना बाहरी आवरण। इसको अगर अमूमन और भी समझा जाए तो वस्तुतः यह समझिएगा, पृथ्वी का कोरोना का वृहद विस्तार जो है ना, पवन विस्तार, वृहद वृहद पवन विस्तार भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, अगर हम चीजों को समझे तो इसकी जो कक्षा होगी, ध्यान रखिएगा, 400 किलोमीटर, याद रखिएगा, पृथ्वी की कक्षा जब आता है, यह बहुत करीब जब आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इस समय इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 400 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो सोच लीजिए 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा। तो इसका घनत्व भी याद रखना है, तो इसका घनत्व याद रखना, 2 से लेकर 10 आयन, आयन है 2 से 10 आयन प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन क्या है, सेंटीमीटर, इतना होता है, ये भी याद रखना आपको। अब इसके अतिरिक्त याद क्या रखना, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव याद रखना। और यह यूपीएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, राजस्थान में भी पूछा जा चुका है।
क्या पूछा जा चुका है कि जब इसके प्रभाव के संदर्भ में हम बात करेंगे, इसका प्रभाव क्या होगा, तो याद रखिएगा यह है ना, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल को क्या करता, वायुमंडल का जो आयनीकृत गैस है ना, गैस परत, उसका क्या कर देता है, हानि कर देता है, हरास कर देता है, हरास कर देता है, या लोप कर देता है, या समाप्त करने का प्रयास, समाप्त करने की स्थिति में होता है, अगर इसका प्रभाव की हम बात करें। तो ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में जब ये घटना होगी, जब सौर पवन हमारे पृथ्वी के नजदीक आएगा ना, तो ध्रुवों पर है ना, ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पर अरोरा आपको घटना होगा, अरोरा घटना याद रखिएगा, अरोरा की घटना होगी, जिसको हम दो पार्ट में कहते हैं, एक एस्टियो और एक उत्तरी ध्रुव पर जो होता है, और एक दक्षिणी ध्रुव पर होता है। तो एस्टियो, और आपको इसका नाम ध्यान रखिएगा, आपको इसके संदर्भ में अरोरा बोरोलिसिस उत्तरी ध्रुव पर, अरोरा बोरोलिसिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा एस्टोलिस कहा जाता है, यही घटना। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि अरोरा बोरोलिसिस और अरोरा एस्टोलिस की घटना वस्तुतः है क्या, तो बिना बिना बात को घुमाए हुए क्या बोलना है, सौर पवन की सौर पवन जब हमारे ध्रुवों, हमारी पृथ्वी की ध्रुवीय अपेक्षाओं पास आता है, वहां पर घटने वाली एक घटना है, सीधा से एक लाइन में, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कीजिएगा, नहीं तो चीज़ें बदल जाएंगी। अब याद रखिएगा कि जो सौर पवन है ना, सौर पवन जब आएगा तो क्या होगा, हमारा जीपीएस सिस्टम है ना, थोड़ा सा प्रभावित होता है। तो कभी कभी आपको लगता है, तो ध्यान रखिएगा, यह कब कितने घटनाक्रम के बाद होता है, 11.5 वर्ष के संदर्भ में सौर विकिरण की घटना होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित, जब आपको ब्लैक स्पॉट होता है उसके बाद ही सभी प्रक्रिया निकलेगी ना। तो 11 पॉइंट वर्ष आने वाले अवसित कण भारी संख्या में तीव्र गति के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा पृथ्वी का, यह देख रहे चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है, और उसके बाद क्या होगा, जो ग्लोबल पोजिशनल जो सिस्टम है, जीपीएस हम लोग जिसे बोलते हैं, जो नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करता है, ध्यान रखिएगा वहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ पर असर करेगा। और ध्यान रखिएगा, यह इतनी उच्च आवृत्ति की घटना होती, उच्च आवृत्ति की घटना होगी, आवृत्ति की घटना है वाली तरंग होगी, घटना वाली तरंग है जो है ना, इसका विमान दुर्घटना की आशंका को काफी प्रभावित करती, तो विमान घटना भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा। ऑरोरा बोलोसिस, अगर हम इसके संदर्भ में बात करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉप आउट किया है, जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो इसे देख लीजिएगा, क्या क्या है यहाँ पर देखना। देखिए कैसे विकिरण निकल रहा है, सभी के संदर्भ में चर्चा किया गया, जो बातें मैं बोला हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ दिया गया है, यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। जो बातें मैं अभी चर्चा किया उस सभी बातों को यहाँ पर कवर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सोलर विंड आता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाल लाल नजर आ रहा होगा आपको, सोलर विंड है ना, इधर पूरा डीप ब्लू है, इधर थोड़ा थोड़ा लाल है, तो पृथ्वी के ध्रुवीय पक्ष पर आएगा तो आपको चीजों को देखे, या दूसरे टर्मोलॉजी से हम देख सकते हैं, ऐसे भी आएगा, है ना, क्षुद्र ग्रह से टकराएगा, बहुत सी चीजें है। उसके बाद सूर्य के पास आएगा तो देखिए जुपिटर के पास जाएगा तो ये घटना होगा, एस्टेरॉइड के पास जाएगा तो क्या घटना होगा, कॉमेट के पास क्या घटना होगा। ये सूर्य मान लीजिए पृथ्वी को भी तो भेद की, इसको मान लीजिए यहाँ से निकला तो इधर भी जाएगा, हमारा पृथ्वी इतना है ना जी, उसके आसपास के वातावरण ये चारों तरफ निकलेगा ना, केवल हमारे पृथ्वी तरफ तो नहीं निकलेगा। तो ये सभी ग्रहों पर क्या असर छोड़ता है ना, वो भी आपको देखना है। देखिए पृथ्वी के संदर्भ में चर्चा किया गया है, तो ये घटना को एक बार देख लीजिएगा, मून पर क्या हुआ, सभी पर विस्तृत चर्चाएं दी गई है, तो इसको बेहतर तरीके से आपको कवर करना है। यहाँ पर सारी डिस्कशन किया हुआ है, पेपर बस जब पीडीएफ मिलेगा उसको बेहतर तरह से जूम आउट करके देखिएगा। अब अरोरा बोरियोलिसिस याद रखिए, बोरियालिस याद रखिएगा, जब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में तो उससे पहले कुछ घटना को याद रखना है। क्या याद रखना है, रेडियो है ना, रेडियो फेड आउट याद रखिए, रेडियो फेड आउट तभी घटना होता है जब सौर पवन ब्रह्मांड में आएगा, उसके बाद जो मैंने आप लोग को आयनीकृत रेडियो सिग्नल जो
खराब होता है, ह्रास होता है, उसको रेडियो फेड आउट की संज्ञा दी जाती है। इस नाम का आपको पूछ सकता है, इसलिए घटना कुछ नहीं है। जब सौर विकिरण हमारे पास आएगा, सौर पवन जब हमारे पास आएगा, तो वो है ना क्या करता है, रेडियो सिग्नल को कमज़ोर कर देता है, उसी को रेडियो फेड आउट कहते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे ऑरोरा आपको बोरियलिस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पहले ऑरोरा के बारे में हम लोग बात करें। अरोड़ा नहीं समझ लिएगा, अरोरा समझना है, ठीक ना। अरोरा, अरोरा क्या होता है? अरोरा आपको सूर्य से अंतरिक्ष में आने वाले, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में आने वाले ब्रह्मांड किरणों और सौर सौर पवनों, याद रखिएगा, सौर पवनों या पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों को स्पष्ट करता है। प्रभावों को बीच क्या है? घर्षण की स्थिति है, घर्षण की स्थिति है। अगर हम बात करें घर्षण की स्थिति उत्पन्न होगी तो वहां पर क्या होता है? पृथ्वी का चुंबकीय जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी का है, वहां पर एक घर्षण उत्पन्न होगा, जिससे ना क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है ना। और वैसे भी दो वस्तु जब एक दूसरे से टकराती है तो क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो वही एक सिंपल सा लॉजिक आप समझिएगा, अरोरा की घटना घटेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय अपेक्षा में। तो अरोरा बोरियोसिस क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पर होगा, और इसको देख सकते हैं। अरोरा बोरियोसिस जब घटना होगा तो उत्तरी ध्रुव पर इस प्रकार के आपको आयनीकृत आपको आपको रेखा देखने को मिलेगा। यह चमक उत्पन्न देखने को मिलेगा भू चुंबकीय ध्रुव के रूप में। क्या है? भू चुंबकीय ध्रुव के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह नॉर्थ पोल में होता है यह घटना। अब इसी के साथ याद रखिएगा, और अगर हम ऑस्टियोलिसिस के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, ये देखिए घटना गुलाबी पिंक कलर का होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर चीज़ों को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जब दक्षिणी घटना होगी, दक्षिणी ध्रुव पर होगी, सिंपल सा जानिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर जब होगा यह घटना, तो आपको अल्ट्रा ऑस्टियोलिस कहलाता है। अब याद रखिएगा, ये जब भी चमक उत्पन्न होगी, दोनों आपको बोरियलिस और ऑस्टियोलिस, तो दोनों में याद रखिएगा चमक होगी 75 से लेकर 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना, किलोमीटर ऊंचाई तक, ध्रुव से ऊंचाई तक। ये मान लीजिए ध्रुव है तो उसके ऊंचाई से 75 से लेकर 300 किलोमीटर ऊंचाई तक यह चमक देखने को मिलती है, तो ही हम लोग प्रकाशमान देखते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम ये घटना का नाम देते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत खास बात नोट करके, क्या नोट याद रखना है? यह मध्य प्लस उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में होगा। अक्षांशों से रात में देख सकते हैं, रात से देख सकते हैं। मध्य या उच्च अक्षांश, अर्थात हम पृथ्वी का हम पार्ट अगर डिवाइड करें तो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच की ये घटना नज़र नहीं आएगी। हम मध्य अगर हम बात करें तो 23.5 से ऊपर जाते हैं 45 डिग्री के आसपास। ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर से हम जब है ना एक एंगल में ध्रुव के पार्ट को हम देख सके, 90 डिग्री जो ध्रुव है ऊपर हम देख पाते हैं, उसी के संदर्भ में हम इसको देख पाएंगे। ऐसा नहीं हम 66 से ऊपर जब चले जाएंगे, 66 के आसपास या 90 के आसपास होंगे, तो ही ये घटना देखी जा सकती। अब ऐसा नहीं कि 0 डिग्री वाला जो बच्चा होगा यहाँ बैठा हुआ, डैडी को बोलेगा हमको ये घटना देखना है, तो कभी वो घटना नहीं दिखा पाएंगा। भले वो टीवी पर दिखा दे, मैगजीन पर लाइव अगर देखना होगा आपको, तो हमको क्या जाना होगा? मध्य या तो उच्च अक्षांश क्षेत्रों में जाना होगा। अप्रोक्स 66 से ऊपर वाले डिग्री वाले क्षेत्र में हमको जाना होगा। हम इस प्रकार के क्षेत्र में जब जाएंगे तो ये दोनों घटनाओं को हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से भी। तो यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा, प्रकृति बहुत ही मनोरम है, इसको बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने और समझाने की ज़रूरत है, और इस तरीके से बहुत सी चीज़ों को कवर किया गया सूर्य के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे है ना क्या चर्चा करेंगे, 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ, ताकि कौन टॉपिक है उसे भी देख लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपको रखा जाएगा ग्रहों के संबंधित आपको नियम क्या है, अर्थात मैं टॉपिक यहाँ लिख देता हूँ,
तो चीज़ों को कवर कर लेंगे। क्या है? ग्रहों के गति संबंधी नियम। याद है? संबंधी क्या होगा? नियम। तो बहुत से हम लोग चर्चा करेंगे, आपको एनसीईआरटी किताब में ये सब चीज़ मिल जाएगा। तो क्या क्या है? न्यूटन का निष्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे, कक्षाओं का नियम क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या होता है, लॉ ऑफ एरियाज क्या होता है, सभी पर चर्चा किया जाएगा। ग्रेविटी क्या होता है, सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहतर लग रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। बेहतर लग रहा होगा तो सपोर्टिव मैसेज कर सकते हैं, और भी हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए युक्ति आयुष को, और भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप लोग हमसे जुड़कर। अपने दोस्तों से जोड़ने का प्रयास कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। युक्ति आयुष को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।